नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनईपी 2020 से संबंधित 100 पीवाईक्यूज जो कि विभिन्न परीक्षाओं केवीएस, एनवीएस, सीटेट और विभिन्न राज्यों की जो परीक्षाएं हैं उसमें आ चुका है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अंतर्गत कौन सा प्रमुख सुधार लाया गया? ऑप्शन ए है 10+2 प्रणाली के स्थान पर 5+3+3+4 संरचना लागू करना। तो एनईपी 2020 में ये तो लाया गया है, तो ए तो लाया गया है। अगला देखते हैं निजी स्कूलों की समाप्ति। तो निजी स्कूल को समाप्त नहीं किया गया है, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी संस्कृत शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया गया है, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी सभी कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा अनिवार्य करना, तो ये भी नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एनईपी 2020 के अनुसार एफएलएन का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नंबर, फाउंडेशनल लिटरली एंड न्यूमरेसी, फंडामेंटल लिटरेसी एंड नंबर, और डी ऑप्शन है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो एफएलएन को कहा जाता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 का पूर्ण रूप क्या है? तो हमको बताना है एनईपी 2020 का फुल फॉर्म। तो एन का होता है नेशनल, ई का होता है एजुकेशन और पी का होता है पॉलिसी। तो किस में है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एनईपी 2020 का पूर्ण रूप क्या है? तो एनईपी 2020 का पूर्ण रूप होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन के संदर्भ में एनईपी 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है? तो इसमें हमको बताना है कि मूल्यांकन के लिए एनईपी 2020 कौन सा रिपोर्ट कार्ड रिकमेंड करता है? ऑप्शन ए रिपोर्ट कार्ड्स स्पेसिफाइंग रिलेटिव परफॉर्मेंस, यानी सापेक्ष प्रदर्शन निर्दिष्ट करने वाले रिपोर्ट। कागज पेंसिल यानी पेपर और पेंसिल परीक्षण रिपोर्ट। 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड। डी योगात्मक एक आयामी रिपोर्ट कार्ड यानी समेटिव यूनिडायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड। तो जो एनईपी 2020 है वो हमको 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड रिकमेंड करता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा के संदर्भ में एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप है? तो यहाँ पर हमको बताना है कि स्कूल एजुकेशन के रिगार्डिंग एनईपी 2020 में क्या शामिल है। ऑप्शन ए अनुभवात्मक अधिगम एवं आलोचनात्मक सोच, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये चीज़ तो एनईपी 2020 में है, तो ए इसका राइट आंसर है। बी रटने को बढ़ावा देना, तो रटने को बढ़ावा नहीं देता है एनईपी, तो ये बी गलत हो गया। सी मध्य स्तर के व्यावसायिक शिक्षक का समावेश, यानी वोकेशनल जो एजुकेशन है वो मिडिल स्कूल स्टेज पर शामिल किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। और डी केवल अकादमिक विषयों पर ध्यान, यानी एकेडमिक सब्जेक्ट्स पर ही फोकस, तो ये नहीं है। तो ए और सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? तो ईसीसीई का हमको फुल फॉर्म बताना है। ईसीसीई का फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ऑप्शन डी में है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति कितने स्तंभों पर आधारित है? तो हमको देखना है नई शिक्षा नीति कितने स्तंभ पर आधारित है। 5 स्तंभ, 4 स्तंभ, 3 स्तंभ या 8 स्तंभ। राइट आंसर हो जाएगा 5 स्तंभ। तो NEP 2020 5 स्तंभ पर आधारित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुशंसा करती है, यानी NEP 2020 किसकी अनुशंसा करती है? ए, मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद, तो इसकी तो सिफारिश करती है, ये राइट आंसर है। बी है मोनोलिंगुअलिज्म यानी एक भाषा, तो एक भाषा इसमें नहीं है, ये मल्टीलिंगुअल को बढ़ावा देता है। सी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम यानी पाठ्यक्रम का मानकीकरण, तो ये भी इसमें नहीं है NEP में। डी है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट मूल्यांकन का मानकीकरण, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए मल्टीलिंगुअल इसका राइट आंसर। 9 नंबर का क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए, तो लर्निंग को कैसा होना चाहिए? कंटेंट ओरिएंटेड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होना चाहिए यानी पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, अनुभवात्मक होना चाहिए, तो ये बिल्कुल होना चाहिए NEP के अनुसार। और बिहेवियरिस्टिक व्यवहारिक होना चाहिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 10वां प्रश्न है, विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में NEP 2020 ने निम्नलिखित में से किसका प्रचार नहीं किया है? तो यहाँ पर बताना है कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट रहते हैं उसके संबंध में NEP 2020 किस पर जोर नहीं देता है या कौन सा शामिल नहीं है? तो उचित बुनियादी ढांचा ये तो होना चाहिए, एक से एक शिक्षक यानी 1-on-1 टीचर होना चाहिए, ये भी सिफारिश करता है। कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन, तो ये रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग आंसर है? क्योंकि जो डिसेबल बच्चे हैं, विकलांग छात्र हैं, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन की बात नहीं करता है, बल्कि समावेशी शिक्षा की बात करता है। यानी जो अन्य बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, उनके साथ ही बैठकर विकलांग बच्चा भी पढ़ेगा, तो ये समावेशी शिक्षा की बात करता है। तो इसमें हमको क्या शामिल नहीं है वो पूछा है, तो सी शामिल नहीं है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी, उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग तो करना ही चाहिए, ये भी शामिल है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 जोड़ देता है, किस पर जोड़ देता है? परीक्षा के लिए अधिगम होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, इस पर जोर नहीं देता है। रटने पर जोर देता है, रोट लर्निंग पर बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस एंड ड्रिल, अभ्यास और ड्रिल पर जोर देता है, तो कुछ हद तक तो जोर देता है इसमें, लेकिन हम देखते हैं कि डी में क्या है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वैचारिक समझ, तो इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है वैचारिक समझ, यानी NEP 2020 कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर एम्फेसाइज करता है, जोर देता है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 जोड़ देता है, तो अब इन 4 ऑप्शन में जो हमको बेस्ट आंसर लगेगा वो हम लगाएंगे। ऑप्शन ए है लचीली बहुस्तरीय गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड, तो ये इस बात पर तो जोड़ देता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी देख लेते हैं, केवल संज्ञानात्मक, तो केवल संज्ञानात्मक पर जोर नहीं देता है, तो केवल आ गया तो वैसे भी ये गलत हो गया। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन, नेशनल करिकुलम, इस पर भी बात नहीं करता है। स्मृति क्षमता यानी मेमोराइजेशन का मापन, इस पर भी बात नहीं करता है, तो आंसर ए हो जाएगा लचीली बहुस्तरीय यानी फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 शिक्षण शास्त्रीय परिवर्तन का प्रस्ताव करता है। यहाँ पर हमको बताना है कि NEP 2020 किस पर आधारित है, यानी वो परिवर्तन कैसे हुआ है।
रचनावाद से व्यवहारवाद की तरफ NEP 2020 को ले जाया गया है। रटने से वैचारिक समझ की ओर ले जाया गया है। जांच आधारित अधिगम से ड्रिल और अभ्यास की ओर ले जाया गया है। या डी, अधिगम के लिए मूल्यांकन से अधिगम का मूल्यांकन। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि NEP 2020 क्या बात करता है कि हमको रटने पर ध्यान नहीं देना है बल्कि कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्टुअल अंडरस्टैंडिंग की ओर ले जाया गया है, यानी रटने से कॉन्सेप्ट की ओर ले जाया गया है। तो ये परिवर्तन किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रगति को ट्रैक करने के लिए NEP 2020 किन कक्षाओं में स्कूल परीक्षाओं का प्रस्ताव करता है। तो यहाँ पर NEP जो 2020 है उसमें किन किन क्लास में परीक्षा आयोजित करने की बात की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि NEP 2020 कहता है कि क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 में एग्ज़ाम होना चाहिए, बाकी में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 ने राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, तो इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए NTA, ऑप्शन बी NSC, ऑप्शन सी UGC, ऑप्शन डी परख। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, परख। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र कौन सा प्रस्तावित किया है NEP 2020 ने, तो परख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर परख। तो परख क्या है, नेशनल असेसमेंट सेंटर है। इसका उद्देश्य क्या है। तो परख का उद्देश्य है स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस और नॉर्म्स सेटिंग करना। तो ये बिल्कुल सही है। बी, प्रश्न सेट करना और परीक्षाएं आयोजित करना, ये इसका काम नहीं है। बोर्ड परीक्षाएं के लिए प्रश्न सेट करना, तो प्रश्न सेट करना भी इसका काम नहीं है। UGC के लिए प्रश्न सेट करना, ये भी इसका काम नहीं है। तो जो नेशनल असेसमेंट सेंटर परख है इसका उद्देश्य क्या है, तो नॉर्म्स सेट करना, स्टैंडर्ड सेट करना और गाइडलाइन सेट करना, किसके लिए, मूल्यांकन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाएं कौन सा संस्थान आयोजित करेगा। ए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, बी स्टेट अचीवमेंट सर्वे SAS, सी नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS, या डी है परख। तो इसका जो आंसर है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऑप्शन ए। तो विश्वविद्यालय में जो प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराएगा वो कौन कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के दिशा निर्देश कौन से संगठन विकसित करेगा। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए दिशा निर्देश शिक्षा के लिए कौन सा संगठन विकसित करेगा। NCERT और NCFCS, NCERT और NCT, NCERT और NTA, NCERT और SCERT। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, NCERT और NCTE। ये दोनों मिलकर प्रतिभाशाली बच्चों के शिक्षा के लिए दिशा निर्देश, गाइडलाइन जारी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार स्कूल अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिए स्थानीय विशेषज्ञों को नियुक्त करेंगे। इस पद का प्रस्तावित नाम क्या है। यानी जो एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर कोर्सेस हैं उसके लिए बाहर से या तो गांव से या आसपास के जो भी विशेषज्ञ हैं उनको बुलाकर स्कूल में उनसे क्लास लेवाया जाएगा, उनसे पढ़वाया जाएगा। जैसे कि आप क्लास 6 में देखेंगे तो उसमें व्यावसायिक शिक्षा शामिल किया गया है, वोकेशनल एजुकेशन। तो जो भी हमको बढ़ाई का काम है, कारीगरी वाला काम है, पेंटिंग आदि का काम है, तो उसके लिए बाहर से हमको टीचर लाना है और स्कूल में पढ़ाना है। तो उसका नाम क्या रखा गया है NEP 2020 में, ये हमको बताना है। मास्टर इंस्ट्रक्टर कहा गया है, टीचर इंस्ट्रक्टर कहा गया है,
स्किल्ड इंस्ट्रक्टर कहा गया है या वोकेशनल इंस्ट्रक्टर कहा गया है। तो वोकेशन कोर्स शामिल किया गया है, इसलिए लगता है कि वोकेशनल इंस्ट्रक्टर होगा, लेकिन नहीं, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए मास्टर इंस्ट्रक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 के तहत निरंतर व्यावसायिक विकास यानी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीडीपी के लिए शिक्षकों से प्रतिवर्ष कितने घंटे प्रशिक्षण की अपेक्षा है, यानी साल में कितने घंटे टीचर का प्रशिक्षण होना चाहिए, ये इसमें पूछा गया है। 10 घंटा, 20 घंटा, 30 घंटा या 50 घंटा। तो इसमें प्रतिवर्ष 50 घंटे टीचर ट्रेनिंग की बात कही गई है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 के अनुसार 2035 तक उच्च शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात यानी GER का लक्ष्य क्या है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बताना है, 2035 तक कितना लक्ष्य रखा गया है, कितना टारगेट रखा गया है, 40%, 50%, 60% या 70%। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ये किस में है, हायर एजुकेशन में। तो हायर एजुकेशन में 2035 तक जो GER है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो 50% का लक्ष्य है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एनईपी 2020 किस चरण से व्यावसायिक शिक्षा के समावेश का प्रस्ताव करता है। तो यहाँ पर बताना है कि जो वोकेशनल कोर्स है वो कौन से स्टेज में शामिल है, फाउंडेशनल स्टेज में, प्रिपरेटरी स्टेज में, मिडिल स्टेज में या सेकेंडरी स्टेज में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मिडिल स्टेज। तो मिडिल स्टेज क्लास 6 में व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनईपी 2020 के अनुसार क्लास 5 तक अनुशंसित शिक्षण माध्यम क्या है। तो कक्षा 5 तक माध्यम क्या होना चाहिए पढ़ाने का, ये पूछा गया है। इंग्लिश माध्यम होना चाहिए, हिंदी माध्यम होना चाहिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए या संस्कृत होना चाहिए। तो एनईपी 2020 कहता है कि क्लास 5 तक यानी कक्षा 5वीं तक बच्चे को मातृभाषा या उसके क्षेत्रीय भाषा में रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन देना है। ये 5वीं क्लास तक अनिवार्य है और चाहे तो क्लास 8 तक भी इसको बढ़ाया जा सकता है, ऐसा एनईपी 2020 कहता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लास 5 तक मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है एनईपी 2020 के अनुसार एनपीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, एनपीएसटी का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। तो एनपीएसटी का फुल फॉर्म है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर। इसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें। अगला प्रश्न एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम कब तक होगा। तो 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम कितने वर्ष तक रहने की बात की गई है। तो इसमें हम देखते हैं 2025 तक, 2027 तक, 2030 तक या 2035 तक। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी 2030। तो 2030 तक 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम होगा, ऐसा एनईपी 2020 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार आधारभूत चरण में कौन सी आयु समूह शामिल है। तो आधारभूत चरण यानी फाउंडेशनल स्टेज। तो फाउंडेशनल स्टेज में किस आयु वर्ग के बच्चे को शामिल किया गया है, इसको हमको बताना है। 3 से 6 वर्ष, 3 से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष या 8 से 11 वर्ष। तो इसमें शामिल किया गया है फाउंडेशनल स्टेज में 3 से लेकर के 8 वर्ष तक के बच्चे को
यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देने के लिए किस निकाय की स्थापना का प्रस्ताव करता है? तो यहाँ पर यह बताना है कि जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, उसके लिए कौन से शोध को बढ़ावा देने के लिए किस निकाय यानी किस संस्था की बात करता है? तो इसमें ऑप्शन ए है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो ये तो टेस्ट करने वाला हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या नेशनल असेसमेंट सेंटर परख। तो उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ाने के लिए एनईपी 2020 ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF का गठन किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक चरण का फोकस क्या है? तो बताना है कि जो प्रिपरेटरी स्टेज है वो किस पर फोकस करता है? प्ले आधारित खेल यानी प्ले बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन बी गतिविधि आधारित अधिगम और खोज यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड डिस्कवरी, सी है एग्जाम ओरिएंटेड, तो एग्जाम ओरिएंटेड तो ये ऐसे ही गलत हो गया, टेक्स्ट बुक लर्निंग ये भी गलत हो गया, खेल आधारित एक इसका हो सकता है, और दूसरा है गतिविधि आधारित अधिगम और खोज। तो इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर है प्रारंभिक चरण के लिए यानी प्रिपरेटरी स्टेज के लिए वो है गतिविधि आधारित अधिगम एवं खोज, और ये प्ले बेस्ड लर्निंग ये फाउंडेशनल स्टेज में शामिल किया गया है। यानी जो बाल वाटिका है वो प्ले बेस्ड है, और उसके बाद गतिविधि आधारित जो दूसरी क्लास से लेके तीसरी से लेके 5वीं तक है वो है एक्टिविटी बेस्ड अधिगम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 पाठ्यक्रम सामग्री को कम करने की सिफारिश करता है ताकि ध्यान केंद्रित हो। तो एनईपी 2020 क्या कम करने की बात करता है? करिकुलम को कम किया जाए यानी पाठ्यक्रम को कम किया जाए। तो इसका उद्देश्य क्या है? ये रटने पर बल देगा, गलत है ये। मूल आवश्यकताओं पर, व्यापक पाठ्यक्रम पर, मानकीकृत परीक्षण पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मूल आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित हो, इसलिए कहता है कि पाठ्यक्रम को कम कीजिए, छोटा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं की प्रस्तावित आवृत्ति क्या है? यानी इसका कहना है कि साल में बोर्ड परीक्षाएं कितनी बार होनी चाहिए। तो एनईपी के अनुसार साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए, बोर्ड परीक्षाएं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष में 2 बार। तो एनईपी कहता है कि बोर्ड परीक्षाएं 2 बार होनी चाहिए साल में, यानी 6-6 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 स्कूल पाठ्यक्रम में किस विषय को शामिल करने पर जोर देता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लासिकल लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज या ओनली संस्कृत। तो ये केवल की बात करता है, केवल शास्त्रीय संगीत, केवल विदेशी भाषा, केवल संस्कृत। तो केवल आ गया इसलिए ये गलत हो गया। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एनईपी 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिलेबस में शामिल करने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार एससीईआरटी की क्या भूमिका है? तो एससीईआरटी की भूमिका हमको बताना है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करना, राज्य पाठ्यक्रम ढांचे का विकास करना, निजी स्कूलों का नियमन करना या छात्रवृत्ति प्रदान करना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राज्य पाठ्यक्रम ढांचे का विकास करना। यानी एससीईआरटी की भूमिका क्या है? स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क को डेवलप करना। नेक्स्ट प्रश्न है, एनईपी 2020 किस प्रकार के विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव करता है?
केवल शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालय, केवल शोध केंद्रित विश्वविद्यालय। तो केवल लग गया है तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो जाते हैं। थर्ड है बहुविषय शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय, जिसको मेरू कहा गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। इसके फुल फॉर्म भी आपको याद रख लेना है। मेरू का फुल फॉर्म मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि एनईपी 2020 मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की व्याख्या करता है, उसका प्रस्ताव करता है। और डी है एकल विषयक विश्वविद्यालय, तो ये इसका आंसर नहीं है, डी भी गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34 है, एनईपी 2020 के तहत स्नातक डिग्री की प्रस्तावित अवधि क्या है? तो इसमें हमको बताना है कि स्नातक डिग्री की प्रस्तावित अवधि क्या है। 2 वर्ष, 3 या 4 वर्ष, कई निकास विकल्पों के साथ, और सी है 5 वर्ष, डी है 6 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 3 और 4 ईयर विथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। तो एनईपी 2020 स्नातक डिग्री में क्या प्रस्ताव करता है कि 3 या 4 साल का स्नातक डिग्री होगा, और वो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन पर आधारित होगा। मल्टीपल एग्जिट का मतलब है कि आप फर्स्ट ईयर पढ़े तो फर्स्ट ईयर के बाद आप छोड़ सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, आपको कंपलसरी 3 या 4 साल तक नहीं रहना है। इसमें क्या है, अभी वर्तमान में जैसे फर्स्ट ईयर कर लिए तो आपको कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं कहलाएगा। आप 3 या 4 साल तक जब तक फाइनल नहीं करेंगे आपका डिग्री कंप्लीट नहीं कहलाएगा। लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग ईयर में, जैसे फर्स्ट ईयर आपने किया तो वो डिप्लोमा कहलाएगा, फिर सेकंड ईयर कहलाएगा, फिर थर्ड ईयर कहलाएगा, फिर फाइनल ईयर में आपको पूरी डिग्री मिल जाएगी। लेकिन इसमें हर साल का महत्व रहेगा। आप फर्स्ट ईयर करके छोड़ सकते हैं, फिर मान लो 3-4 साल बाद आप फिर से दोबारा आके सेकंड ईयर में भर्ती हो सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। इसको बोला गया है मल्टी एग्जिट ऑप्शन, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जिसको एबीसी कहा गया है, का उद्देश्य क्या है? तो एबीसी के फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को ऋण प्रदान करना, शैक्षणिक क्रेडिट को संग्रहित और स्थानांतरित करना, परीक्षाओं को नियंत्रित करना, शोध परियोजनाओं को वित्त पोषित करना। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी टू स्टोर एंड ट्रांसफर एकेडमिक क्रेडिट। यानी बच्चा जो साल भर में अंक अर्जित करेगा, एकेडमिक जो भी प्राप्तांक पाएगा उसका क्या करेगा, ये संग्रहण करेगा। एबीसी जो बैंक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, और उसका स्थानांतरण करेगा। मान लो आप इस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते हैं, किसी और कॉलेज में जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ जितने भी आपने क्रेडिट फर्स्ट ईयर में अर्जित किए हैं उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जहाँ आप अगला ईयर जो है पढ़ना चाहते हैं, तो उसको कहा गया है क्रेडिट, और इसका ट्रांसफ़र होता है। तो ये काम कौन करेगा? एबीसी करेगा, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 ईसीसीई के लिए किस दृष्टिकोण की सिफारिश करता है? तो यहाँ पर बताना है ईसीसीई के संबंध में क्या सही है। पाठ्य पुस्तक आधारित दृष्टिकोण, तो टेक्स्ट बुक आधारित अप्रोच ये तो नहीं हो सकता। खेल आधारित एवं गतिविधि आधारित दृष्टिकोण, यानी प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, तो ये इसका आंसर हो सकता है। सी देख लेते हैं, परीक्षा उन्मुख दृष्टिकोण यानी एग्जाम ओरिएंटेड, तो ईसीसीई यानी जो छोटा बच्चा है, अर्ली केयर एंड चाइल्डहुड वाला, तो उसके लिए परीक्षा क्या ही मायने रखेगा। और डी है व्याख्यान आधारित, तो लेक्चर भी उसके लिए मायने नहीं रखेगा। तो इसमें जो ईसीसीई का जो बच्चा है उसको खेल आधारित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान करना है, ऐसा कहता है एनईपी 2020। यानी जो 3 साल से लेकर 8 साल तक का बच्चा है उसको
खेल आधारित एजुकेशन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा यानी एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो एनसीएफ विकसित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? सीबीएसई, एनसीईआरटी, यूजीसी या एआईसीटीई? तो हमको बताना है कि एनसीएफ कौन बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनसीईआरटी। तो एनसीएफ के लिए जिम्मेदार संस्था है एनसीईआरटी, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, एनईपी 2020 3 भाषा सूत्र में किन भाषाओं को शामिल करने का प्रस्ताव करता है? यानी जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, इसमें कौन कौन से 3 लैंग्वेज आएगा वो इसमें पूछा गया है। अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और एक विदेशी भाषा, मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी, या फिर संस्कृत, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। एनईपी 2020 कहता है कि एक बच्चे को उसके मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। इसके अलावा 2 अन्य लैंग्वेज है, उसमें से एक हिंदी होना चाहिए और एक अंग्रेजी होना चाहिए। तो हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा। और मातृभाषा कब तक देना है एजुकेशन मातृभाषा में? तो क्लास 5 तक, और इसको बढ़ा के अधिकतम 8वीं तक भी किया जा सकता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा तक सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता प्राप्त करने का लक्ष्य है? यानी यहाँ पर बात की गई है एफएलएन की, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एफएलएन इसको कहा गया है। तो ये किस स्तर तक पूरा कर लेना है? यानी एफएलएन का लक्ष्य कौन से क्लास तक पूरा करना है? क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 या क्लास 5? इसका आंसर है क्लास 3। तो क्लास 3 तक बच्चे को जो आधारभूत संख्यात्मक ज्ञान है, अक्षर ज्ञान है, वो आ जाना चाहिए। ये एफएलएन का लक्ष्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए किस मिशन की स्थापना का प्रस्ताव करता है? तो ये भी एफएलएन से ही संबंधित है, फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी। तो इसमें कहा गया है कि ये किस मिशन की स्थापना का प्रस्ताव करता है। तो एफएलएन प्राप्त करने के लिए कौन सा संस्था है उसको हमको बताना है। नेशनल लिटरेसी मिशन, निपुण भारत मिशन, सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा। तो एफएलएन के लिए जो जिम्मेदार संस्था है जिसकी स्थापना करना है, उस मिशन को कहा गया है निपुण भारत मिशन। तो एफएलएन और निपुण भारत को आप एक साथ याद रखिए। बढ़ते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल परिसर या क्लस्टरों का उद्देश्य क्या है? तो स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर, इनके उद्देश्य क्या है? बोर्ड परीक्षाओं को केंद्रीकृत करना, तो ये तो इसका लक्ष्य नहीं है। संसाधनों को साझा करना एवं दक्षता में सुधार करना, ये हो सकता है स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर का उद्देश्य। शिक्षा का निजीकरण करना, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। स्कूलों की संख्या कम करना, ये भी बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर है बी। यानी जो स्कूल कॉम्प्लेक्स है, स्कूल क्लस्टर है, उसका उद्देश्य क्या है? तो संसाधनों का साझा करना, यानी रिसोर्स और जो इम्प्रूवमेंट है उसको शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किसको शामिल करने का प्रस्ताव करता है? कोडिंग एवं कंप्यूटेशनल सोच को, यानी कोडिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ओनली क्लासिकल लिटरेचर, यानी केवल शास्त्रीय साहित्य को, तो केवल आ गया है तो ये ऐसे भी गलत हो गया।
ओनली फिजिकल एजुकेशन, केवल शारीरिक शिक्षा को, ये भी नहीं है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग स्किल यानी मानकीकृत परीक्षण कौशल को, तो ये भी नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोडिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। यानी 2020 एनईपी में कहा गया है कि जो पाठ्यक्रम है उसमें कोडिंग को भी शामिल किया जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है एनईपी 2020 के अनुसार आधारभूत चरण का मतलब फाउंडेशनल स्टेज। तो फाउंडेशनल स्टेज के लिए प्रस्तावित शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? तो फाउंडेशनल स्टेज मतलब 3 से लेकर के 8 साल तक, तो ये क्या है? फाउंडेशनल स्टेज है। तो उसमें छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? 1:20, 1:30, 1:35 या 1:40। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1:3। याद रखेंगे फाउंडेशनल स्टेज में 1:30 होना चाहिए, यानी 1 शिक्षक रहेगा और 30 छात्र रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए किस निकाय की स्थापना की सिफारिश करता है? यहाँ पे याद रखना है आपको, हायर एजुकेशन की बात की गई है। तो हायर एजुकेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए किस निकाय की स्थापना की गई है? भारत उच्च शिक्षा आयोग, जिसको हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कहा गया है, हेकी कहा गया है। सेकंड है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। थर्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। फोर्थ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE। तो इसमें हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए जो निकाय की स्थापना की गई है वो है हेकी, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको आपको याद रखना है, फुल फॉर्म भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, एनईपी 2020 के अनुसार मध्य चरण यानी मिडिल स्टेज का फोकस क्या है? मिडिल स्टेज का फोकस आपको बताना है खेल आधारित अधिगम यानी प्ले बेस्ड लर्निंग। सेकंड एक्सपीरियंशियल एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। थर्ड एग्जाम प्रिपरेशन और फोर्थ है रोट लर्निंग। तो रटना तो बिल्कुल नहीं होगा, परीक्षा के लिए तैयारी ये भी नहीं होगा। अनुभवात्मक एवं जांच आधारित अधिगम और प्ले बेस्ड लर्निंग, इन दोनों में से कोई एक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो मध्य चरण है वो क्या है? अनुभवात्मक एवं इंक्वायरी बेस्ड यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग आप याद रखेंगे। तो मिडिल स्टेज में एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगा और ये जो प्ले बेस्ड लर्निंग है ये कहाँ पर होगा? तो ये फाउंडेशनल स्टेज में होगा। तो ये हो गए इसके संबंध में। अगला जो प्रश्न है, एनईपी 2020 के 5+3+3+4 संरचना में कितने वर्षों की स्कूली शिक्षा का प्रस्ताव है? 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष। यानी जब आप स्कूल में एडमिशन लेंगे और जब आप स्कूल से निकलेंगे तो उस दौरान आप कितने साल पढ़ाई करेंगे, कितने साल स्कूली शिक्षा लेंगे, उसको यहाँ पर बताना है। तो इसी को हमको जोड़ के लिख देना है, 5, 3, 3, 4, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 15 वर्ष। 15 वर्ष का हमारा स्कूल एजुकेशन रहेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भूमिका क्या है? एनटीए की भूमिका यहाँ पर बताना है। पाठ्यक्रम विकसित करना, ये नहीं है। प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करना, ये इसका है। स्कूल शिक्षा को नियंत्रित करना, ये भी नहीं है। शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर है इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराना, एनटीए की मुख्य भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा के किस चरण में इंटर्नशिप को शामिल करने का प्रस्ताव करता है? तो स्कूली शिक्षा के किस स्टेज में इंटर्नशिप शामिल किया जाएगा? फाउंडेशनल स्टेज,
प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज या सेकेंडरी स्टेज? इसका राइट आंसर है सेकेंडरी स्टेज, यानी माध्यमिक चरण। सेकेंडरी मतलब 9, 10th, 11 और 12th। इस स्टेज में इंटर्नशिप को शामिल किया जाएगा, ऐसा NEP 2020 कहता है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी FLN की बात की गई है। तो FLN क्या है, इसका उद्देश्य ये बताना है। उच्च शिक्षा में सुधार करना, तो FLN तो उच्च शिक्षा से संबंधित है ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। कक्षा 3 तक सार्वभौमिक आधारभूत कौशल प्राप्त करना, ये इसका राइट आंसर है। FLN का लक्ष्य क्या है, तो क्लास 3 तक बच्चे को आधारभूत न्यूमरेसी आना चाहिए, यानी गुणा भाग प्लस एडिशन ये सब आना चाहिए, और उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए क्लास 3 तक। ये FLN का लक्ष्य है। बोर्ड परीक्षाओं का स्टैंडर्ड करना, ये नहीं है। व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, ये भी नहीं है। FLN का क्या काम है, तो क्लास 3 तक बच्चे को जो बेसिक नॉलेज है, संख्यात्मक और वर्णात्मक जानकारी, वो आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, NEP 2020 शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग की सिफारिश करता है, यानी टेक्नोलॉजी की बात करता है। तो ऑप्शन ए है दीक्षा प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी पारंपरिक ब्लैक बुक शिक्षण, कागज आधारित मूल्यांकन और मैनुअल रिकॉर्ड। तो NEP 2020 में एजुकेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की बात की गई है। तो देखिए ब्लैक बोर्ड शिक्षण, तो ये तो परंपरागत हो गया, ये टेक्नोलॉजी संबंधित ही नहीं है। पेपर बेस्ड असेसमेंट, ये भी टेक्नोलॉजी संबंधित नहीं है। मैनुअल रिकॉर्ड रखना, ये भी टेक्नोलॉजी संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है दीक्षा मंच। तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार औपचारिक स्कूली शिक्षा शुरू करने की प्रारंभिक आयु क्या है, यानी स्कूल में एडमिशन की आयु क्या है। तो अभी तक जो आयु था वो 6 वर्ष था, यानी 6 वर्ष में बच्चा जो है क्लास 1 में एडमिशन लेता था। लेकिन अब जो NEP 2020 के अनुसार बच्चा 3 वर्ष में ही बाल वाटिका में एडमिशन लेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 शिक्षक शिक्षा के लिए किस निकाय की स्थापना का प्रस्ताव करता है, यानी टीचर्स एजुकेशन के लिए कौन से निकाय की स्थापना का प्रस्ताव करता है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल एजुकेशन कमीशन, स्टेट टीचर एजुकेशन बोर्ड। इसका राइट आंसर है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी NCTE की सिफारिश करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। NEP 2020 के अनुसार सेकेंडरी स्टेज, जिसको माध्यमिक चरण कहा गया है, का फोकस क्या है। तो माध्यमिक चरण का फोकस क्या है, प्ले बेस्ड लर्निंग। तो प्ले बेस्ड लर्निंग ये तो माध्यमिक का नहीं है, ये तो आधारभूत स्टेज का है, यानी फाउंडेशनल का है। बहुविषयक एवं आलोचनात्मक सोच, यानी क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है, तो ये इसका राइट आंसर हो सकता है। अगला है रटना, यानी रोट लर्निंग, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, ये भी नहीं है। ऑप्शन है सेकेंडरी स्टेज किस पर आधारित है या किस पर फोकस करता है, तो क्रिटिकल थिंकिंग और मल्टी डिसिप्लिनरी। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, NEP 2020 प्रारंभिक चरण में यानी प्रिपरेटरी स्टेज के लिए कितने वर्षों का प्रस्ताव करता है। तो प्रिपरेटरी स्टेज कितने वर्ष का प्रस्ताव करता है, तो आपको याद रखना है प्रिपरेटरी, फाउंडेशनल, सेकेंडरी और हायर, ये आपको याद रखना है। तो जो प्रारंभिक चरण है प्रिपरेटरी,
ये 3 वर्ष यानी जो 5 + 3 + 3 + 4 ये जो है, तो ये वाला जो चरण है ये क्या है, प्रारंभिक चरण है यानी प्रिपरेटरी स्टेज है। ठीक है, तो ये 3 ईयर का प्रस्ताव रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक डेटा रिपोजिटरी यानी एनआरएडी का उद्देश्य क्या है? फुल फॉर्म भी याद रख लेंगे, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ एजुकेशन डाटा। इसका उद्देश्य बताना है। ऑप्शन ए, परीक्षाएं आयोजित करना, बी, शैक्षणिक उपलब्धियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना, निजी स्कूलों को नियंत्रित करना और छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो इसका जो उद्देश्य है वो है ऑप्शन बी यानी शैक्षिक उपलब्धियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना, ये एनआरईडी का उद्देश्य है। तो इसके फुल फॉर्म भी याद रखेंगे और इसके उद्देश्य भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 पाठ्यक्रम में किन कौशलों को शामिल करने की सिफारिश करता है? तो एनईपी 2020 किन कौशल को शामिल करने की सिफारिश करता है? 21वीं सदी के कौशल को, केवल शैक्षिक, केवल आ गया है तो गलत ही कर देना है, केवल शारीरिक है तो गलत ही कर देना है, केवल भाषा है गलत ही कर देना है। इसका राइट आंसर है 21वीं सदी के कौशल। तो एनईपी 2020 पाठ्यक्रम में 21वीं सदी के कौशल को शामिल करने की सिफारिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार मध्य चरण की प्रस्तावित अवधि क्या है? यानी मिडिल स्टेज की अवधि आपको बताना है। 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल? इसका आंसर है 3 साल। तो मिडिल स्टेज की अवधि है 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 प्रतिभाशाली बच्चे के लिए किस प्रकार के स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव करता है? तो जो गिफ्टेड चाइल्ड है यानी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको किस प्रकार के स्कूल में पढ़ाने की सिफारिश करता है एनईपी 2020? स्पेशल स्कूल में, इंटीग्रेटेड स्कूल में, वोकेशनल स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में? तो ये बात करता है स्पेशल स्कूल में। तो जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल का सिफारिश करता है कौन? एनईपी 2020। जबकि बाकी के लिए क्या कहता है? बाकी के लिए समावेशी शिक्षा की बात करता है। किनके लिए? जो विकलांग वगैरह हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय पुस्तक प्रोत्साहन नीति का उद्देश्य क्या है? तो नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी, इसका हमको बताना है उद्देश्य। केवल डिजिटल पुस्तकों को बढ़ावा देना, पढ़ने और गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों तक पहुंच को प्रोत्साहित करना, पुस्तकों को मानकीकृत करना, पुस्तकों की लागत को कम करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने और गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों तक बच्चों को पहुंच को प्रोत्साहित करना। टू इनकरेज रीडिंग एंड एक्सेस टू क्वालिटी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार माध्यमिक चरण यानी सेकेंडरी स्टेज के लिए कितने वर्षों का प्रस्ताव है? तो इसका 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। तो इससे पहले हमने देखा था कौन सा स्टेज है? प्रिपरेटरी स्टेज, तो उसमें 3 ईयर था। और ये क्या है? माध्यमिक चरण है यानी जो 5 + 3 + 3 + 4। तो सेकेंडरी स्टेज मतलब कौन सा स्टेज? 9, 10th, 11 और 12th। तो ये कितने वर्षों का प्रस्ताव रखता है? तो 4 वर्ष। 4 वर्ष कौन कौन सा? 9, 10th, 11 और 11 और 12th। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण यानी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी SSSA की क्या भूमिका है? प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करना, स्कूल शिक्षा मानकों को नियंत्रित करना, शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना और पाठ्यक्रम विकसित करना।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो SSSA है यानी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है। इसका काम है स्कूल शिक्षा मानकों को नियंत्रित करना, यानी स्कूल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है NEP 2020 शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किस मंच के उपयोग की सिफारिश करता है? तो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए कौन सा मंच है? स्वयं, दीक्षा, PME विद्या या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो डी इसका राइट आंसर है। तो टीचर ट्रेनिंग के लिए स्वयं भी है, दीक्षा भी है और PME विद्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक शिक्षक, फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, NPST इसको कहा जाता है। इसका उद्देश्य बताना है। तो कुछ कुछ चीज़ें तो नाम में भी छुपी रहती है, जैसे इसमें क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, यानी टीचर के स्टैंडर्ड, उनके मानक के सुधार के संबंधित है। तो देखते हैं शिक्षक वेतन को मानकीकृत करना, तो वेतन से संबंधित तो ये नहीं हो सकता। शिक्षकों के लिए प्रदर्शन एवं योग्यता मानक निर्धारित करना, तो ये हो सकता है। निजी स्कूलों को नियंत्रित करना, ये नहीं हो सकता। शिक्षक भर्ती परीक्षाएं आयोजित करना, तो ये भी इसका काम नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, शिक्षकों के लिए प्रदर्शन एवं योग्यता मानक निर्धारित करना, यानी परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स सेट करना, ये इसका उद्देश्य है। NPST का फुल फॉर्म भी आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 उच्च शिक्षा में यानी हायर एजुकेशन में किस प्रकार के शिक्षा को शामिल करने का प्रस्ताव करता है? एकल विषयक, बहुविषयक, केवल तकनीकी, केवल चिकित्सा। केवल को काट देना है, बच गए हैं दो। तो जो NEP ये किसकी सिफारिश करता है? मल्टी डिसिप्लिनरी की। बार बार NEP में मल्टी डिसिप्लिनरी आएगा। ऑप्शन में आपको जहां भी मल्टी डिसिप्लिनरी दिख गया, बहुविषयक दिख गया, तो 99% आप मान के चलिए कि आंसर वही होगा। तो आंसर इसका है बी, हायर एजुकेशन के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन की सिफारिश करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच यानी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF, इसके उद्देश्य बताना है। स्कूल परीक्षाओं को नियंत्रित करना, तो ये देखिए नाम में क्या है, टेक्नोलॉजी है, तो परीक्षा से संबंधित तो ये हो नहीं सकता। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, ये आंसर हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी संबंधित है तो ये टेक्नोलॉजी वाला ऑप्शन है, तो ये हो सकता है आंसर। अगले ऑप्शन को देखते हैं, पाठ्यक्रम विकसित करना, ये तो नहीं लग रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करना, इसके लिए तो NCTE है, तो इसका जो राइट आंसर है शिक्षा में टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देना, ये किसका काम है? NETF का। फुल फॉर्म भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 शोध का समर्थन करने के लिए किस निधि की स्थापना करता है? अब यहाँ पर रिसर्च की बात आ गई, तो रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए किसकी स्थापना की बात करता है? यानी फंड प्रोवाइड करने के लिए, रिसर्च को फंड प्रोवाइड करने के लिए किस संस्था की स्थापना की बात करता है? राष्ट्रीय शोध निधि यानी नेशनल रिसर्च फंड, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल एजुकेशन फंड या नेशनल स्कॉलरशिप फंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की सिफारिश करता है, और इसका काम क्या होगा? रिसर्च के लिए फंड प्रोवाइड करना। तो इसको आप याद रख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। NEP 2020 के अनुसार हायर एजुकेशन के लिए प्रस्तावित
छात्र शिक्षक अनुपात क्या है। अब यहाँ पर हायर एजुकेशन की बात की गई है, तो इसमें छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए, 1:10, 1:20, 1:30 या 1:40। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1:20, यानी 1 शिक्षक और 20 छात्र होने चाहिए किसमें, हायर एजुकेशन में। तो ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनईपी 2020 किस मूल्यांकन विधि यानी कौन से असेसमेंट मेथड के उपयोग की सिफारिश करता है। केवल योगात्मक यानी ओनली समेटिव असेसमेंट, तो ओनली आ गया, केवल आ गया है, तो इसको तो वैसे भी देख के ही गलत कर देना है। रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव एवं समेटिव दोनों असेसमेंट। अगला ऑप्शन है केवल लिखित यानी ओनली रिटन, ओनली आ गया तो गलत ही कर देना है। केवल मौखिक यानी ओनली ओरल, ओनली है, गलत ही कर देना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन। तो एनईपी 2020 फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों मूल्यांकन की बात करता है, केवल एक की नहीं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक शिक्षा के लिए यानी टीचर्स एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा एनसीएफटीई का उद्देश्य क्या है। तो एनसीएफटीई के फुल फॉर्म भी याद रख लेना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन। अब इसके उद्देश्य देख लीजिए, टीचर एजुकेशन के उद्देश्य क्या है। स्कूल पाठ्यक्रम को नियंत्रित करना, तो ये तो टीचर के एजुकेशन से संबंधित है, स्कूल पाठ्यक्रम हो नहीं सकता। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को मानकीकृत करना, ये इसका हो सकता है क्योंकि ये किससे संबंधित है, करिकुलम से संबंधित है, पाठ्यक्रम से संबंधित है और टीचर के एजुकेशन के पाठ्यक्रम से संबंधित है। तो यहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रम की से संबंधित आ गया है, तो ये आंसर हो सकता है। अगला है बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करना, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि टीचर एजुकेशन से संबंधित है। छात्रवृत्ति प्रदान करना, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी टू स्टैंडर्डाइज टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो एक मानकीकृत टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना, करिकुलम तैयार करना, ये एनसीएफटीई का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 उच्च शिक्षा में किस प्रकार के अधिगम को शामिल करने का प्रस्ताव करता है। केवल सैद्धांतिक अधिगम, अनुभवात्मक एवं व्यवहारिक अधिगम, केवल परीक्षा आधारित अधिगम, केवल व्याख्यान आधारित अधिगम। तो देखिए जिसमें केवल आ गया है तो केवल तो उत्तर हो ही नहीं सकता, केवल को हमको पहले काट देना रहेगा। तो ओनली थ्योरेटिकल लर्निंग बिल्कुल गलत, ओनली एग्जाम बेस्ड ये भी गलत, ओनली लेक्चर ये भी गलत। आंसर क्या बच गया, एक्सपीरियंशियल एवं प्रैक्टिकल लर्निंग। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि हायर एजुकेशन में किस प्रकार के अधिगम को शामिल करने का प्रस्ताव है, तो एक्सपीरियंशियल एंड प्रैक्टिकल लर्निंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद यानी एनएचईआरसी का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रख लेंगे एनएचईआरसी का, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। तो ये फुल फॉर्म हो गया। अब इसके उद्देश्य हमको बताना है, प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करना, दूसरा है उच्च शिक्षा संस्थानों को नियंत्रित करना, तीसरा पाठ्यक्रम विकसित करना और चौथा शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षा संस्थानों को नियंत्रित करना। तो ये है एनएचईआरसी का उद्देश्य, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 उच्च शिक्षा के वित्त पोषण के लिए किस निकाय की स्थापना की गई है। यानी जो हायर एजुकेशन है उसको फंड प्रोवाइड करने के लिए किस बॉडी की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा वित्त पोषण परिषद यानी नेशनल एजुकेशनल फंडिंग काउंसिल, सेकंड हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल HEGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल यानी HEGC। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार आधारभूत चरण की प्रस्तावित अवधि क्या है? यहाँ पर बताना है फाउंडेशनल स्टेज में प्रस्तावित अवधि क्या है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? इसका राइट आंसर है 5 वर्ष। तो फाउंडेशनल स्टेज में जो प्रस्तावित अवधि है वो है 5 ईयर, ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। NEP 2020 आधारभूत चरण में किस प्रकार की गतिविधियों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है? परीक्षा आधारित गतिविधियां यानी एग्जाम बेस्ड, खेल आधारित और गतिविधि आधारित अधिगम, व्याख्यान आधारित अधिगम और मानकीकृत परीक्षण। तो यहाँ पर हमको बताना है फाउंडेशनल स्टेज में किस टाइप के एजुकेशन की बात की गई है। तो परीक्षा आधारित तो हो नहीं सकता, एग्जाम को सेंटर में रख के अधिगम नहीं कराना है। प्ले आधारित एवं गतिविधि आधारित, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाउंडेशनल स्टेज में प्ले बेस्ड लर्निंग करना है और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराना है। लेक्चर, ये तो लेक्चर तो नेगेटिव आंसर हो गया, और स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग ये भी नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन का उद्देश्य क्या है? यानी नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग। इसका उद्देश्य हमको बताना है छात्रों को परीक्षाओं के लिए मेंटरिंग प्रदान करना, शिक्षकों के लिए मेंटरिंग प्रदान करना, स्कूल पाठ्यक्रम को नियंत्रित करना और शोध करना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों के लिए मेंटरिंग प्रदान करना। तो ये है राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 उच्च शिक्षा के लिए किस प्रकार के संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव करता है? तो यहाँ पर बताना है हायर एजुकेशन के लिए किस तरह के इंस्टीट्यूशन की स्थापना की बात करता है। सिंगल डिसिप्लिनरी, तो ये तो बात ही नहीं करता है। मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, तो जहाँ भी NEP 2020 से संबंधित आपको प्रश्न दिखे और उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टीलिंगुअल, इस तरह के मल्टी वाले जो भी चीज़ आ जाए तो 99% ऑप्शन वही राइट है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, इस तरह के स्थापना की बात करता है। केवल वाला आंसर तो बिल्कुल गलत ही कर देना है, जहाँ पर ओनली आ जाए उसको गलत कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार सामान्य शिक्षा परिषद यानी GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल, फुल फॉर्म को भी आप याद रखते जाइए। एक न एक फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न आपके हर एग्जाम में आता है NEP 2020 से, तो फुल फॉर्म को बिल्कुल सभी को आप याद रखिए। तो GEC की भूमिका क्या है, यानी सामान्य शिक्षा परिषद की भूमिका क्या है? प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करना, उच्च शिक्षा के लिए शैक्षिक मानक तैयार करना, स्कूल शिक्षा को नियंत्रित करना या छात्रवृत्ति प्रदान करना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षा के लिए शैक्षिक मानक तैयार करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, NEP 2020 शिक्षक शिक्षा में यानी टीचर्स एजुकेशन में किस प्रकार की शिक्षा को शामिल करने का प्रस्ताव है? तो टीचर एजुकेशन में किस तरह के शिक्षा को शामिल करने का प्रस्ताव है, ये हमको बताना है। केवल सैद्धांतिक प्रशिक्षण, व्यवहारिक एवं अनुभवात्मक प्रशिक्षण, केवल परीक्षा आधारित या केवल ऑनलाइन। तो इसको बिना पढ़े ही आप लगा सकते हैं, जहां जहां केवल आपको दिख जाए उसको काट देना है पहले ही। तो आंसर आ जाएगा बी, व्यवहारिक एवं अनुभवात्मक यानी प्रैक्टिकल एवं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का उद्देश्य क्या है?
तो यहाँ पर बताना है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का उद्देश्य क्या है। परीक्षाएं आयोजित करना, तो छात्रवृत्ति वाला है तो ये परीक्षाएं क्यों आयोजित करेगा। छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये आंसर हो सकता है। पाठ्यक्रम को नियंत्रित करना, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि छात्रवृत्ति से संबंधित है, पाठ्यक्रम को क्यों नियंत्रित करेगा। डिजिटल मंच विकसित करना, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड है तो वित्तीय सहायता ही प्रदान करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एनईपी 2020 बोर्ड परीक्षाओं के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन की स्थापना की सिफारिश करता है। तो बोर्ड परीक्षाओं में किस तरह का मूल्यांकन होना चाहिए। ओनली समेटिव असेसमेंट, यानी केवल योगात्मक, केवल होना ही नहीं चाहिए। मॉड्यूलर एंड फ्लेक्सिबल असेसमेंट, ये हो सकता है, मॉड्यूलर और लचीला असेसमेंट होना चाहिए। ओनली रिटन एग्जाम, केवल लिखित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। केवल ओरल यानी केवल मौखिक, तो केवल आ गया है तो काट ही देना है। बी इसका राइट आंसर है। मॉड्यूलर और लचीला मूल्यांकन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल मूल्यांकन होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी एनसीईआरटी की भूमिका क्या है। तो 81 नंबर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी की भूमिका से संबंधित। तो पहला है प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करना। सेकंड, पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री विकसित करना। थर्ड, निजी स्कूलों को नियंत्रित करना। और फोर्थ है छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो छात्रवृत्ति प्रदान करना ये एनसीईआरटी का काम नहीं है, अभी हमने इसके जस्ट ऊपर वाले प्रश्न में देखा। प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करना ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम है। पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री विकसित करना ये एनसीईआरटी का काम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी करिकुलम और लर्निंग मटेरियल ये सब डेवलप करना किसका काम है, एनसीईआरटी का है। निजी स्कूल को नियंत्रित क्यों करेगा एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 पाठ्यक्रम में किस प्रकार की शिक्षा को शामिल करने का प्रस्ताव है। ओनली एकेडमिक एजुकेशन, ओनली है, काट ही देना है। होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी आया, होलिस्टिक आया, 99% राइट आंसर यही है। ऑप्शन सी है ओनली वोकेशनल, ओनली आ गया है, काट देना है। ओनली फिजिकल, ओनली फिजिकल, ओनली आ गया है इसमें भी तो काट ही देना है। बी इज द राइट आंसर, होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 के शिक्षक प्रशिक्षण यानी टीचर ट्रेनिंग पर फोकस का उद्देश्य क्या है, यानी टीचर ट्रेनिंग क्यों दिया जा रहा है। शिक्षक वेतन बढ़ाने यानी टीचर के सैलरी इंक्रीज करने के लिए, इसके लिए तो ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। शिक्षण गुणवत्ता और व्यावसायिक विकास को बढ़ाने के लिए, यानी टीचर को ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, ताकि उसका जो टीचिंग क्वालिटी है वो इन्हेंस हो, वो बढ़े। तो शिक्षक के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टीचर ट्रेनिंग दी जाती है, तो बी इसका सही उत्तर लग रहा है। अगले ऑप्शन को देख लेते हैं, शिक्षकों की संख्या कम करने के लिए, बिल्कुल नहीं। परीक्षाओं को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, तो ये भी बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के मान्यता के लिए किस निकाय के स्थापना का प्रस्ताव करता है। तो उच्च शिक्षा संस्थान के मान्यता के लिए किस निकाय की स्थापना का प्रस्ताव करता है। राष्ट्रीय मान्यता परिषद यानी एनएसी, नेशनल एक्रेडेंशियल काउंसिल। बी है राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता परिषद यानी नैक की। सी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और डी है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो यहाँ पर हमको बताना है उच्च शिक्षक संस्थानों के मान्यता के लिए किसकी स्थापना प्रस्ताव करता है। तो यहाँ पर आपको देखना है मान्यता के लिए यानी मान्यता प्रदान करने के लिए, तो कौन देता है, मान्यता प्रदान करता है, तो नैक इसका राइट आंसर है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। तो ये क्या करता है, शिक्षण संस्थानों को
मान्यता प्रदान करता है। तो 84 का उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और मान्यता ढांचा SQAAF का उद्देश्य क्या है? तो ये क्या है? स्कूलों के गुणवत्ता मूल्यांकन और उसके मान्यता से संबंधित है। तो परीक्षाएं आयोजित करना, तो ये तो गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है और उसको मान्यता प्रदान करता है, तो परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। स्कूलों का मूल्यांकन और मान्यता देना, ये सही लग रहा है, तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम विकसित करना, तो ये तो विकसित नहीं करता है, ये करता है NCERT और SCERT। छात्रवृत्ति प्रदान करना, ये भी नहीं है, ये फंड वाला जो संस्था है वो करता है। तो स्कूलों का मूल्यांकन और मान्यता प्रदान करना, ये किसका काम है? SQAAF। फुल फॉर्म आपको याद रखना है, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क। तो ये काफ़ी लंबा फुल फॉर्म है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 किस प्रकार के अधिगम वातावरण को शामिल करने की सिफारिश करता है? प्रतिस्पर्धी अधिगम वातावरण, तो कॉम्पिटिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट को, तो ये नहीं लग रहा है, कंपटीशन लर्निंग वाला एनईपी सिफारिश नहीं करता है। कोलैबोरेट एंड इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंटल, यानी सहयोगी और समावेशी अधिगम, तो समावेशी आ गया है, तो ये इसका उत्तर हो सकता है। परीक्षा केंद्रित अधिगम, तो एग्जाम पर फोकस नहीं करता है एनईपी 2020, ये सीखने पर फोकस करता है। फिर है व्याख्यान लेक्चर, तो लेक्चर आ गया, तो ये भी नेगेटिव आंसर है। ऑप्शन बी, कोलैबोरेशन एवं इंक्लूसिव लर्निंग, यानी समावेशी शिक्षा, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पहल निपुण भारत का उद्देश्य क्या है? तो निपुण भारत हमने ऊपर में भी देखा कि निपुण भारत किससे रिलेटेड है, तो ये FLN से संबंधित है। तो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि FLN और निपुण भारत ये किसके लिए है? तो ये छोटे बच्चे के लिए है। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN, तो यही इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता ढांचा, यानी NCFSE, फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, यानी स्कूल एजुकेशन के लिए पाठ्यक्रम निर्माण करना, ये है NCFSE का उद्देश्य। तो उद्देश्य ही पूछा गया है, तो इसमें देख लेते हैं, उच्च शिक्षा को नियंत्रित करना, तो ये तो पाठ्यक्रम से रिलेटेड है, तो उच्च शिक्षा को क्या ही नियंत्रित करेगा, ये गलत हो गया। स्कूलों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम विकसित करना, तो NCFSE ये क्या करता है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा निर्माण करता है, तो ये इसका उत्तर है कि स्कूलों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम विकसित करता है। प्रवेश परीक्षाएं NTA कराता है, शिक्षक प्रशिक्षण NCTE कराता है, तो ये दोनों तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 विकलांग छात्रों के लिए किस प्रकार के एजुकेशन को शामिल करने का प्रस्ताव करता है? तो विकलांग छात्रों के लिए तो पृथक शिक्षा, यानी सेग्रेगेशन की बात करता है, अलग से विकलांग छात्रों के लिए शिक्षा देना चाहिए, तो इसकी बात बिल्कुल नहीं करता है, बल्कि किसकी बात करता है? इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी विकलांग छात्र भी जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ बैठ के पढ़ें एक क्लास में, तो समावेशी शिक्षा की बात करता है एनईपी 2020, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकलांग छात्रों के लिए किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए? तो समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, बी इज द राइट आंसर। इन दोनों में केवल शब्द आ गया है, तो काट ही देना है केवल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा आर्किटेक्चर, यानी NDEAR, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर का उद्देश्य आपको बताना है। परीक्षाएं आयोजित करना, तो आर्किटेक्चर आ गया है, तो आर्किटेक्चर से रिलेटेड इसका आंसर होना चाहिए। परीक्षाएं आयोजित ये नहीं करेगा। शिक्षा के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाना, तो आर्किटेक्चर यानी ढांचा निर्माण से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, पाठ्यक्रम को नियंत्रित करना, ये नहीं हो सकता, पाठ्यक्रम से रिलेटेड ये है ही नहीं। छात्रवृत्ति प्रदान करना, तो ये फंड से रिलेटेड हो गया, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
शिक्षा के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाना, ये किसका काम है? तो नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर का काम है। फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है। 91 नंबर का क्वेश्चन है, एनईपी 2020 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस प्रकार के स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव करता है? तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए कैसा स्कूल होना चाहिए? बाल भवन और सामाजिक चेतना केंद्र, केवल निजी, केवल है तो काट दीजिए, केवल व्यावसायिक काट दीजिए, केवल ऑनलाइन काट दीजिए। आंसर क्या है? बाल भवन एवं सामाजिक चेतना केंद्र। इसको आप याद रखिए, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा स्कूल का प्रस्ताव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षक पोर्टल का उद्देश्य क्या है? यानी नेशनल टीचर्स पोर्टल का उद्देश्य हमको बताना है। शिक्षक भर्ती परीक्षाएं आयोजित करना, शिक्षकों के लिए संसाधन एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, स्कूल पाठ्यक्रम को नियंत्रित करना और छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो ये शिक्षक पोर्टल से संबंधित है। तो शिक्षकों के लिए संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा में किस प्रकार के अधिगम को शामिल करने की सिफारिश करता है? इसको आप आंख मूंद के बना सकते हैं। केवल जिसमें आ गया है काट दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग, यानी व्यवहारिक एवं हस्तकौशल अधिगम। ये 93 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र यानी परख का उद्देश्य आपको बताना है। शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करना, तो ये तो मूल्यांकन से संबंधित है, तो ये टीचर का ट्रेनिंग क्यों आयोजित करेगा? ये गलत हो गया। मूल्यांकन के लिए मानदंड एवं मानक निर्धारित करना, तो मूल्यांकन केंद्र है तो ये मूल्यांकन वाला हो सकता है। अगला हम देखते हैं, पाठ्यक्रम विकसित करना, तो मूल्यांकन केंद्र पाठ्यक्रम क्यों विकसित करेगा? ये भी गलत हो गया। छात्रवृत्ति भी नहीं प्रदान करेगा। ऑप्शन बी, मूल्यांकन के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करना, ये किसका काम है? परख का काम है। ये परीक्षाएं आयोजित करता है और मानक प्रदान करता है कि कौन से ग्रेड का स्कूल है उसको। साथ ही ये भी देखता है कि बच्चे जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो उस स्टैंडर्ड का उसको न्यूमरेसी लिटरेसी आता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 पाठ्यक्रम में किस प्रकार के शिक्षा को शामिल करने का प्रस्ताव है? केवल एकेडमिक, बिल्कुल नहीं। मूल्य आधारित हो सकता है, केवल तकनीकी, केवल आ गया है, केवल भाषा, इसमें भी आ गया है। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात करता है कौन? एनईपी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, फुल फॉर्म भी याद रख लेंगे, इसका उद्देश्य क्या है? तो नाम में ही छुपा है, रिसर्च के लिए फाउंडेशन है ये। तो प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करना, बिल्कुल नहीं। शोध को वित्त पोषित करना एवं बढ़ावा देना, तो शोध से रिलेटेड है तो ये आंसर हो सकता है। शोध करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो ये हो सकता है पैसे देता हो। इसको शिक्षा को नियंत्रित करना, शिक्षक प्रशिक्षण, ये दोनों नहीं है। आंसर है शोध को वित्त पोषित करना यानी फंड प्रोवाइड करना, किसका काम है? एनआरएफ का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 स्कूलों में किस प्रकार के मूल्यांकन को शामिल करने का प्रस्ताव करता है? ओनली समेटिव, ओनली है रॉन्ग आंसर। समग्र एवं रचनात्मक मूल्यांकन यानी होलिस्टिक और फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो ये होलिस्टिक जहां भी दिख जाए पॉजिटिव आंसर है, लगा देना है। ओनली लिखित, बिल्कुल नहीं। केवल मौखिक, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 के बहुभाषावाद पर फोकस का उद्देश्य क्या है? यानी बताना है कि एनईपी 2020 जो है वो मल्टीलिंगुअलिज्म, इस पर फोकस करता है, तो इसका उद्देश्य क्या है? केवल अंग्रेजी को बढ़ावा देना, ओनली आ गया है, बिल्कुल गलत कर देना है। संज्ञानात्मक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, हो सकता है ये। भाषाओं को मानकीकृत करना, पढ़ाई जाने वाली भाषाओं की संख्या कम करना, तो संख्या कम करना ये उद्देश्य नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई एक है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी बच्चे को एक से अधिक भाषा सीखने पर जोर देना। तो इसका उद्देश्य क्या है?
कि एक तो संज्ञानात्मक है, उसके दिमाग को विकसित करना, और दूसरा है सांस्कृतिक विकास। अलग अलग भाषा जानेगा तो अलग अलग संस्कृति को समझ सकेगा। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 99 नंबर का। एनईपी 2020 व्यावसायिक शिक्षा के लिए किस निकाय की स्थापना का प्रस्ताव करता है? तो यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा के लिए किस तरह के निकाय की स्थापना प्रस्ताव करता है? राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद, व्यावसायिक शिक्षा के लिए एकीकरण के लिए समिति, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये नहीं हो सकता, शोध संस्थान ये भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन वोकेशनल एजुकेशन, फुल फॉर्म याद रख लेंगे NCIVE। तो इसका काम है व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के संदर्भ में CWSN का क्या अर्थ है? तो फुल फॉर्म बताना है CWSN का। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद सेक्युलर नीड, चिल्ड्रन विद सोशल नीड, चिल्ड्रन विद स्टैंडर्ड नीड। इसका राइट आंसर है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन इसमें देखा जो कि NEP 2020 से रिलेटेड है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यानी ये सभी 100 क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे CTET हो, चाहे स्टेट के टेट हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, KVS NVS, किसी भी न किसी भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना कि आपका जो अगले किसी भी एग्ज़ाम के लिए लेवल रहेगा वो NEP से संबंधित इसी तरह का रहेगा, और इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लोगों तक शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।